नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हमारे पुराणों में कुछ ऐसा उल्लेख किया गया है जो आज की परिस्थितियों से कोरिलेट कर रहा है। और जैसे कि आज हम अगर इंटरनेट पे वीडियोस सर्च करते हैं या कुछ जानकारियां सर्च करते हैं तो कई लोगों ने ये कहा है कि कोई ऐसी महामारी आने वाली है 2025-26 तक जो बहुत ही भयानक XYZ पता नहीं क्या नाम दे रखा उसको। तो वो आने वाले समय की वो महामारी है और बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे पिछले कोरोना हमने देखा तो कोरोना की तरह ही या उससे भी बहुत भयानक ऐसी महामारी आने वाली है जो लंग्स वगैरह को इफ़ेक्ट करेगी और वो कई लोगों को वो खा जाएगी। मतलब वो कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर होने वाली है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कोई ऐसी अगर कई लोग ये अगर जान रहे हो या कोई कुछ लोग ये कहना चाहते हो कि इसको, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई लोग कहे कि जैसे किसी ने ये बीमारी कोरोना पिछली बार फैलाई थी तो हम उसको मान सकते हैं क्योंकि उसका कोई आधार नहीं मिला। तो हो सकता है कि वो नेचुरल ना होकर के वो मैन मेड हो। लेकिन अभी जो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पुराणों का उल्लेख करता हूँ इसके लिए, तो उसको अगर हम डिकोड करें और कोरिलेट करें इन दोनों चीज़ों को, तो आप अगर इसको खास तौर पर ध्यान रखें तो जो साइबेरियन क्षेत्र है रूस के ऊपरी हिस्से, यानी कि रूस का उत्तर पश्चिमी जो भाग है, ग्लेशियर जहाँ पर है और ध्रुव है, जो ऊपर का हिस्सा जो ध्रुव है जो बहुत एकदम बर्फीला, और वो साइबेरियन झील लेक वगैरह और वो वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। अगर हम लाखों वर्ष पिछला उसका प्रमाण देखें तो पुराणों में उसका उल्लेख आता है कि वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहले मानव बस्तियाँ आबाद हुआ करती थी और वहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे घने जंगल हुआ करते थे। और वो उस साइबेरिया का वो क्षेत्र बाद में जाकर के वो जो कहते हैं कि ये एक आइस एज आया। तो जो आइस एज आया तो उस दौरान वहाँ पर भारी संख्या में बर्फ़ जमने लगी, पानी वहाँ का जमने लगा और वहाँ की भूमि पर जो है वो बर्फ़ पूरे वो जमने लग गई और वो पूरा ग्लेशियर बन गया। तो ये हमें उल्लेख मिलता है। अगर हम इसको प्रमाणिक तौर पर देखें तो अगर किसी ने दक्षिण भारतीय मंदिरों में एक पक्षी की आकृति देखी हो कहीं उभरी हुई, या इंटरनेट पे हो सकता है कहीं पे हो, तो उस पक्षी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि उसके 2 मुंह हुआ करते थे। 2 मुंह वाला वो पक्षी होता था और वो पक्षी वहाँ पर पाया जाता था उन दिनों। तो उस समय वहाँ पर मानव बस्तियाँ आबाद हुआ करती थी और देवता आदि भी। जैसे हम सतयुग का बात करें तो सतयुग में देवता और आम मनुष्य साथ में रहते थे। जैसे कि एक साधारण सा एक होता है कि एक VIP कॉलोनी हो गई और एक लोकल एरिया हो गया साधारण, तो वो मनुष्यों का हो गया, और VIP कॉलोनी यानी कि देवी देवताओं का स्थान हो गया। तो कुछ इस तरह से वहाँ पर निवास करते थे और आज भी देवी देवता हमारे साक्षात वहीं पर निवास करते हैं। यानी कि जो उराल पर्वत है, मैं अपने एक वीडियो में उस चीज़ का पूरा उल्लेख कर रहा हूँ कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है और ये मृत्युलोक कहाँ है। यानी कि मृत्युलोक भारत हो गया, स्वर्ग ये उराल पर्वत और रूस का जो क्षेत्र हो गया, चीन का उत्तर पश्चिमी हिस्सा और रूस का उत्तरी हिस्सा, और ये जो हमारा यूक्रेन है उससे ऊपर का हिस्सा। तो ये सब स्वर्ग का स्थान हो गया। और इसी तरह से अगर हम नर्क को माने तो बेशक कोई बुरा मान सकता है इस चीज़ को, लेकिन वो जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है ये, और बाकी जो पूरा हिस्सा इसके अलावा पृथ्वी का जो भूभाग होता था वो लगभग मानव रहित हुआ करता था उस समय के दौरान। लेकिन बाद में फिर जैसे साइबेरियन जो क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आइस एज आया, यानी कि वो बर्फ़ जो जमने लगी बहुत ज़्यादा, तो इसको हम ऋषि अगस्त से भी जोड़ सकते हैं इसी घटना को, कि जैसे कहा जाता है कि ऋषि अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया। यानी कि आइस एज को हम उससे जोड़ सकते हैं कि जब आइस एज आया तो पूरा पानी जो है जमने लग गया, एकदम जमने लगा। तो जैसे हिमालय के रेंज है या फिर वो पूरा उराल पर्वत से ऊपर का हिस्सा है या फिर साइबेरियन लेक है इस तरह के, और ये ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों, तो ये जो बहुत ज़्यादा जमने लग गए वहाँ पर, और सूर्य का प्रभाव कम हुआ। तो सूर्य का प्रभाव जब कम होने लगा धीरे धीरे, तो उसकी वजह से वो सारे ग्लेशियर बन गए, वो जम गए, सारा पानी जम गया वहाँ पर। तो समुद्र का जो लेवल है वो बहुत डाउन हो गया एकदम। तो उसके बाद ही हम दक्षिण भारत की अगर हिस्ट्री देखते हैं पुराणों में, रामायण में, तो वो
वहाँ पर दक्षिण भारत में उसके बाद मानव बसावट हुई है, यानी कि हमारे ऋषि अगस्त्य ने वहाँ पर मानव बस्तियों को बसाया दक्षिण भारत में। लेकिन अगर कोई यहाँ ये कहता है कि आर्य और द्रविड़ थ्योरी का जो कोई अगर बेवकूफ़ी करता है तो वो एक बहुत बड़ी गलती करता है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि वो साइबेरियन लेक और जहाँ पर है, तो कई बार जैसे वो खुदाई होती है वहाँ पर, तो रसियन या कोई भी जो जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़, जो नई यूनिवर्सिटी बनती है या रिसर्च वर्क होते हैं, उनके थीसिस वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं, उत्खनन करते हैं और वो गहरे गड्ढे खोदते हैं वहाँ पर, और फिर उनको मिलते हैं मैमथ मिला, तो उसके वो जीवाश्म मिले। तो अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो वो ज़्यादातर उसी क्षेत्र में मिलते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पर मानव बस्तियाँ आबाद हुआ करती थी, तो पशु पक्षी आदि भी सब होते थे वहाँ पर। और उस समय मैमथ का काल था और डायनासोर वगैरह का भी काल था। तो एक वो भी दौर था, और कहते हैं कि उल्का पिंड से डायनासोर वगैरह खत्म हुए। लेकिन एक ये भी कारण था कि उस क्षेत्र के जितने डायनासोर या मैमथ या इस तरह के जो हाथी होते, बड़े बाल वाले और बड़े दांत वाले, तो वो वहीं पर दब के रह गए, समाप्त हो गए, और बहुत सारी मानव बस्तियाँ जो थी वहाँ पर वो पलायन कर गई ज़्यादातर वहाँ से। जब धीरे धीरे आइस एज बढ़ लगा, एकदम से तो हुआ नहीं कि बारिश आई अचानक और सब कुछ बह गया, तो इस तरह से नहीं हुआ था। वो हुआ था कि धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने साल 2 साल लगा उसको, और वो एकदम वहाँ पर आइस एज की तरह हो गया। तो वो सारी मानव बस्तियाँ वहाँ से पलायन कर गई, और कुछ बाकी धरती के बाकी हिस्सों में चले गए वहाँ से वो, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया और बाकी द्वीपों में, वो अफ्रीका की तरफ भी निकले कुछ, और इस तरीके से वहाँ पे फैल गए। तो उसी में से भारत में भी आए बहुत सारे लोग। तो ये जो एक आर्य और द्रविड़ थ्योरी दी जाती है, तो क्योंकि वो भी आर्य ही थे, सब कुछ आर्य ही था उस समय, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो बाहर से आए थे आर्य, और द्रविड़ों को वहाँ पर उन्होंने दबा दिया और उनको वहाँ से पलायन पे विवश कर दिया, कुछ इस तरह का थ्योरी देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आर्य जहाँ थे वो वहीं रहते थे। हाँ, जैसे अभी होता है कि वो कुछ लोग होते हैं 100 200 400 500 लोग, जैसे कि पलायन करके इधर से उधर चले जाते हैं, एक गाँव छोड़ देते हैं, परिवार 20 साल हो गए उसको, 25 साल हो गए, कुछ इस तरह से वो पलायन करके फिर कहीं और निवास करने लग जाते हैं, वो परमानेंट वहाँ के बन जाते हैं। यही एक हिस्ट्री है उसकी। तो जब वो हम उसको पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, तो वहाँ पर हमें सारे साक्ष्य प्रमाण पूरे स्पष्ट मिल जाते हैं। तो बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो तो भागने में उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो सब दब के वहीं रह गए, वहीं मर गए। लेकिन मानव बस्तियाँ वहाँ से अभी भी अगर उत्खनन होता है, जैसे समुद्र में अभी खुदाई की थी, तो वो गहरे समुद्र में वहाँ पर कुछ मानव के अवशेष भी मिले, यानी कि ऐसा लगता था कि वहाँ पर मानव बस्तियाँ थी। तो वो अब जैसे दोबारा से जब बर्फ़ पिघलती जा रही है, तो वो फिर वो समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर वो डूब क्षेत्र चला गया, डूब क्षेत्र में आ गया वो। तो आज भी अगर हम वो देखें तो वहाँ पर समुद्र के किनारे पर भी मानव बस्तियाँ पहले रहा करती थी, या समुद्र के 10-20 मीटर गहराई में भी वहाँ समुद्र के अगर खुदाई होती है तो वो मानव बस्तियाँ मिलती है। अगर नेट पे अगर साइबेरिया के क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहीं पर भी आर्टिकल्स कुछ मिलते हैं, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से कोरिलेट करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से इसका एक आर्टिकल मैंने बनाया है, उसको भी मैं जल्दी ही लेके आने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आज हम ये कह रहे हैं कि जो महामारी आएगी, फैलेगी, तो क्योंकि उस समय लाखों वर्ष पहले वहाँ पर जो एनिमल्स, पशु पक्षी और कई सारे मनुष्य भी वहाँ पर दब के रह गए, तो वो हजारों लाखों वर्ष हो गए, उसको हजारों तो नहीं, कई लाख या बल्कि हम करोड़ भी मान सकते हैं उसको। तो इतने समय से वहाँ पर वो डेड बॉडीज़ वगैरह जो होती है, पशु पक्षी आदमी जो भी है, तो वो सब दबे पड़े हैं। तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे जो तत्व जनरेट हो गए हैं जो एक वायरस के तौर पर वो विकसित हो चुके हैं। और जैसे अभी 8 से 9 वर्ष पहले एक खबर आई थी कि साइबेरिया के क्षेत्र में अचानक एक दल था हिरणों का, वो अचानक से मर गया वहाँ पर, बहुत सारा वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई ना आया ना कोई गया, तो अचानक से कैसा वो हिरणों का पूरा दल मरा। तो वो जब साइंटिस्ट लोगों ने इस बात की जानकारी जुटाई, तो उनको पता चला कि यहाँ पर कोई वायरस अचानक से फैल गया। तो हो सकता है क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो मेल्ट होती जा रही है बर्फ़, और ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर, अभी पिछले 2024 का हमने साल देखा तो बहुत ज़्यादा हॉट रहा, गर्म रहा, तो उसकी वजह से बर्फ़ पिघलती जा रही है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा वायरस जो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है, अगर वो उभर कर सामने आ गया, तो अभी जैसे कहा जा रहा है कि 2025 में ये हो सकती है ऐसी घटनाएं। तो 2025 की जब गर्मियां जनवरी फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल के बाद जैसे ही पीक पर आएगी, हो सकता है कि वो मेल्ट हो वहाँ से और कोई ना कोई ऐसे वायरस वहाँ से निकल कर आए।
जो भविष्यवाणी बताई जा रही है, या फिर जो साइंटिस्ट भी अगर बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो इसी आधार पर बता रहे हो कि वहाँ पर मेल्ट जब होगा तो वहाँ से कोई ना कोई वायरस ऐसा निकल कर आएगा सामने। तो जब वो वायरस वहाँ से निकल कर आएगा तो वो फिर स्प्रेड हो जाएगा, और वो कहाँ से कहाँ जाएगा और कितनी तबाही मचाएगा ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं उसको एक साइंटिफिक तरीके से और एक फिजिकल स्ट्रक्चर को, अगर हम जैसे कहते हैं कि कहाँ पर हमारी पृथ्वी पर कहाँ पर क्या हो रहा है, उसको तरीके से समझाया मैंने। तो इसमें कहीं पर भी मैंने ऐसा कोई वो नहीं बताया कि एक बिल्कुल मैंने आध्यात्मिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ भगवान ने मुझे कहा है या ऐसा है। तो पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, पुराणों में ये नहीं लिखा हुआ है कि अभी एक महामारी आएगी। अगर कहीं पर लिखा होगा तो मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने भविष्य पुराण खरीदा है लेकिन अभी उसको पढ़ नहीं पाया हूँ। और उसको जब पढ़ूंगा तो हो सकता है कि इस बात की जानकारी कहीं पर हो, तो मैं उसको अगले वीडियो में मेंशन करूँगा। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हमारे वेदों में, पुराणों में जो बताया गया है कि वहाँ पर मानव बस्तियाँ आबाद हुआ करती थी, और ऐसा ऐसा वो क्षेत्र है वह। तो उसमें पहले मानव बस्तियां थी, बहुत घने जंगल थे, वन हुआ करते थे, उपवन हुआ करते थे, बहुत सारे थे। तो वहाँ पर मानव बस्ती, फिर वहाँ से वो मानव पलायन कर गया, क्योंकि मनुष्य पलायन का आदी होता है और पलायन करने में सक्षम होता है, लेकिन पशु पक्षी या फिर जो होते हैं वहाँ के स्थानीय, वो नहीं कर पाए पलायन। तो वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी होती थी, बहुत सारी। तो वो जड़ी बूटियाँ भी वक्त के साथ वहाँ पर दब के रह गई, ख़त्म हो गई, वो ज़ीरो हो गई, अब तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई वायरस वहाँ पर दबा होगा तो वो उभर कर सामने आ जाएगा, और यदि वो सामने आ गया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तबाही मचाने के कगार पर। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे लिए अभिशाप बन रहा है, और अगर ये अभिशाप बन रहा है तो ये बहुत बड़ी आबादी को हम कहते हैं कि ये ख़त्म करके जाएगा। और इसमें जो कहा जा रहा है कि अपने लंग्स को मजबूत कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि हम पुराणों को लेकर के कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। पुराणों में लिखित है, हम मानते हैं पुराणों में लिखित है, लेकिन हमको सामने जो दिख रहा है हमको उसका भी आभास होना चाहिए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहाँ से हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है और क्यों हो रही है, ये तो अब हम वो अगला विषय हो गया कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये तो बच्चा भी बता देगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, और इसका कारण जो सबको पता है तो फिर उसका निवारण भी पता होना चाहिए। तो ये निवारण एक आम आदमी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, या मेरे जो आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के हाथ में नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग एक गली मोहल्ले के लोग मिलकर के जागरूकता फैलाएं उससे भी नहीं होगा, बल्कि ये स्प्रेड होगा, पूरा पॉलिटिकली होगा, पूरा जो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी होते हैं वो मिल बैठ के अगर ये डिसाइड करें, सब कुछ करें कि हाँ भाई हम मिल के करते हैं कि अब हम फैक्ट्रियाँ लगाना बंद कर देंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, और हवाई जहाज को उड़ाना बंद कर देंगे, गाड़ियाँ जो है डीजल पेट्रोल से चलने वाली वो बंद कर देंगे, हम बिजली का उत्पादन कम कर देंगे, हम परमाणु बमों को निष्क्रिय कर देंगे, हम वेपन्स जितने भी लड़ाई के हथियार है, जो भी गोला बारूद जो भी है, हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये संभव नहीं है इतना, और अगर ये संभव नहीं है तो फिर ये संभव जरूर है कि वो वायरस जरूर आएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जहाँ से फैल रही है। हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक या जितनी भी जो प्लास्टिक के उत्पादन है, वो कितने ही आप कर लो बैन नहीं हो पाते जब तक इच्छा शक्ति ना हो। हमारे भारत के अंदर करीब 4 साल हो गए, 3 से 4 साल के करीब हो गए प्लास्टिक को बैन किए हुए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, लेकिन आज भी धड़ल्ले से उत्पादन हो रहा है, और हमारे चारों तरफ आसपास हम देखें तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आती है, वो किसी भी फॉर्म में नज़र आ सकती है। लेकिन बात ये आती है कि यदि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी अगर बैन 100% बैन होने के बावजूद अगर हम उसको धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये इतना बड़े लेवल पर मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है, जिसके कारण यानी कि एटॉमिक वेपन्स या फिर ये गोला बारूद तरह तरह का, और अभी जो चल भी रहा हम देख रहे हैं कि यूक्रेन, रूस और इजराइल और हमास और ये सब जगह चल रहा है, और अभी कई जगह पर चलने की भी तैयारी है। तो इसको कहीं कोई रोक नहीं सकता, और अगर ये नहीं रुकेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत धड़ल्ले से, बहुत तेज़ी से, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई 2-4 एटम बम इधर उधर गिर गए तो वो लगभग ये तय है कि मार्च, अप्रैल या मई, जून तक वो बीमारी, महामारी सामने आ जाए। तो ये अनुमान लगाना बहुत आसान है, और हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर ऐसे स्प्रेड वायरस हो सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर जो हुआ, जो वहाँ पर आइस जो आया और जो वहाँ पर जिस प्रकार से दबे हुए हैं वायरस,
वो हमारे पुराण बताते हैं। बाकी दिमाग हमें लगाना है कि अगर वहाँ पर दबे हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो वो फिर बर्फ़ के नीचे से वो निकल करके आएंगे। तो अब नेट पर खुद सर्च कीजिए कि ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कैसे। और अगर नहीं होता है तो मैं अपने अगले वीडियोज़ में कुछ ये बताने का प्रयास करूँगा कि वो कौन सा पक्षी है, कहाँ है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो सब कुछ बताऊँगा। क्योंकि अभी मैं अचानक मेरे दिमाग में आया चलते चलते कि मैंने जो पढ़ा था और अभी कुछ मैं किसी को सुन रहा था वीडियो में, तो वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने शायद ये जानकारी नहीं पढ़ी या उनको मालूम नहीं है इस चीज़ का, हो सकता है। तो इसी वजह से वो ये नहीं बता पाए कि कहाँ से वायरस आएगा और क्यों आएगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई वायरस आएगा। तो हो सकता है कि वो ये कहे कि मैन मेड जनरेट किया होगा, मैन मेड होगा तो लैब में बनेगा तो वो बनेगा। जैसे पिछली बार कोरोना को माना जा रहा था, तो हो सकता है कि कोरोना रहा हो, मैन मेड रहा हो या नेचुरल रहा हो, वो हमें जानकारी नहीं है और ना ही सामने आई किसी के। और जो जानता होगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया आप लोगों को वो 100% वही है और आप इसको मान करके चलिए। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में क्या करना है, प्रेडिक्शंस तो हमने बता दिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए बचाव क्या है, क्या नहीं है, ये तो सब लोग बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। और इसके अलावा मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।